गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ओपनिंग मॉन्यूमेंट कंजर्वेशन टू प्राइवेट सेक्टर। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस और आर्ट एंड कल्चर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक सिग्निफिकेंट पॉलिसी शिफ्ट आया है क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन कोर कंजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स के लिए, जो अभी तक सिर्फ मोनोपोलाइज था डोमेन एएसआई के लिए। तो ये मूव जो है एड्रेस करना चाहती है कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स को, इंप्रूव करना चाहती है एफिशिएंसी को और मोबिलाइज करना चाहती है सीएसआर फंडिंग को हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर क्या करेगी? प्राइवेट कंजर्वेशन आर्किटेक्ट्स और एजेंसीज को एम्पैनल करेगी थ्रू आरएफपी प्रोसेस, और लगभग 20 प्राइवेट हेरिटेज कंजर्वेशन एजेंसीज ने ऑलरेडी अप्लाई भी कर दिया है। जब यह एम्पैनलमेंट हो जाएगी तो कॉरपोरेट डोनर्स जो कि एनसीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको अलाउ किया जाएगा कि वो डायरेक्टली एंगेज कर सकें इन कंजर्वेशन एजेंसीज के साथ अपनी चॉइस के। ये लेकिन होगा सब एएसआई प्रिस्क्राइब्ड फ्रेमवर्क्स के अंदर। अब इसमें कैसा मॉडल ये वर्क करेगा? जिनके पास एक्सपीरियंस है कंजर्वेशन या रिस्टोरेशन का, सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स का या कुछ हेरिटेज प्रोजेक्ट्स का, वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और फिर जो डोनर्स जो पैसा देते हैं एनसीएफ को अंडर सीएसआर प्रोविजंस, उनके पास इंडिपेंडेंस होगी कि वो कौन से वाले एम्पैनल्ड कंजर्वेशन आर्किटेक्ट्स को एंगेज करना चाहते हैं। और फिर वो जो प्राइवेट एजेंसी है वो एग्जीक्यूशन करेगी इस पर्टिकुलर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की। अभी तक क्या था? एएसआई रिस्पॉन्सिबल था 3700 प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को कंजर्व करने के लिए, अकेली एजेंसी थी। उसकी वजह से स्लो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन होती थी। अब फिर इसके लिए जो है गवर्नमेंट ने पहले एनसीएफ भी बनाया 1996 में, जिसमें जो है लगभग 100 कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स को फंड किया जा रहा है, जिसके थ्रू कॉर्पोरेट डोनेशंस के थ्रू। लेकिन फिर भी वीक कंप्लायंस टाइमलाइंस थी क्योंकि सिर्फ एएसआई ही इसको प्रोजेक्ट को जो है वो इम्प्लीमेंट करता था। इवन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम भी निकाली, और लेकिन टूरिस्ट एमेनिटीज़ तक ही इसको लिमिटेड रखा गया। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्राइवेट डोनर जो उनको अलाउ किया जा रहा है कोर कंजर्वेशन वर्क में। मिनिस्ट्री ने लगभग 250 ऐसे मॉन्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया जिनको कंजर्वेशन की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही ऐसा हो रहा है, बल्कि ग्लोबल पैरेलल्स भी हैं। यूके, यूएस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, हर जगह ऐसे मॉडल्स जो है वो पीपीपी प्रोजेक्ट्स के कंजर्वेशन के लिए किए जाते हैं। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे ट्रांसपेरेंट ऑडिट्स और पीरियोडिक रिव्यू करने पड़ेंगे प्रोजेक्ट्स के। क्लियर कंजर्वेशन गाइडलाइंस और एसओपीज होनी चाहिए। डाइल्यूशन नहीं होनी चाहिए एएसआई की अथॉरिटी की, और कैपेसिटी बिल्डिंग और सर्टिफिकेशन भी होनी चाहिए कंजर्वेशन प्रोफेशनल्स की। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इसरोज नेक्स्ट फेज। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए भी इनफैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम ऐसे जंक्चर पे पहुंच चुका है कि जब नेशनल स्पेस एजेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी कॉम्प्लेक्स मिशंस के साथ साथ इंडस्ट्रियल स्केल पर भी काम करने की ज़रूरत है। तो अभी तक आपको पता होगा कि रिलायबल लॉन्च सर्विसेज जो है इसरो करता है पीएसएलवी के थ्रू या फिर जीएसएलवी एलवीएम के थ्रू। सक्सेसफुल लूनर लैंडिंग कैपेबिलिटीज़ हम डेवलप कर चुके हैं, डेडिकेटेड सोलर ऑब्जर्वेटरी भी है, एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन कोलैबोरेशंस भी करते हैं हम। लेकिन अब एक्सपेरिमेंटल मिशन से ऑपरेशनल रिलायबिलिटी की तरफ हम शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन हमें ये सस्टेन्ड सक्सेस जो है हमारी एक्सपेक्टेशंस को भी और रेज कर रहा है इसरो से। तो इंडिया जैसे जैसे प्रिपेयर कर रहा है अपकमिंग प्रोग्राम्स के लिए, चाहे वो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट हो, एडवांस लूनर एक्सप्लोरेशन हो, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स हो, तो ये प्रोग्राम्स डिमांड कर रहे हैं हाई लॉन्चर फ्रीक्वेंसीज, पैरेलल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और फास्ट टर्न अराउंड टाइम्स। अब कुछ टाइम में लिमिटेड नंबर ऑफ लॉन्चेस रहे हैं, और ये हाईलाइट कर रहा है कि कैसे टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग डेप्थ और प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में कंस्ट्रेंट्स हैं। अब जब भी कोई एक मिशन में अगर डिले होता है, तो वो जो डिले है वो कास्केड होके बाकी के रिलेटेड प्रोग्राम्स में भी आ जाता है, तो ओवरऑल पेस ऑफ डेवलपमेंट अफेक्ट होती है उसकी वजह से। तो एक तरह से ये हाईलाइट क्या कर रहा है कि हमें ग्रेटर इंडस्ट्रियल इंटीग्रेशन की ज़रूरत है। तो जो नेक्स्ट फेज़ है इंडिया की स्पेस जर्नी का, वो चाहता है कि ट्रांजिशन हो फ्रॉम मिशन सेंट्रिक एग्जीक्यूशन टू सिस्टम लेवल इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस। इसमें इन्वॉल्व होगा कि डिज़ाइन, इंटीग्रेशन और ऑपरेशनल रोल्स को ज़्यादा क्लियरली सेपरेट किया जाए और इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन को एक्सपैंड किया जाए। तो एक इंडस्ट्रियल स्केल अप्रोच को फॉलो करना ज़रूरी है, जो कि अलाउ करेगी रूटीन मिशंस टू प्रोसीड इंडिपेंडेंटली ऑफ एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स। ये रिड्यूस कर देगी हमारी डिपेंडेंस ऑन सिंगल इंस्टीट्यूशनल बॉटलनेक ऑल्सो। ठीक है। तो इंडिया का स्पेस सेक्टर जो है वो लिबरलाइजेशन ऑलरेडी अंडरगो कर चुका है पिछले पिछले कुछ सालों में, क्योंकि उससे हमने न्यू इंस्टीट्यूशंस भी क्रिएट किए हैं। लेकिन रोल्स जो है वो सिर्फ पेपर पर ही हैं, प्रैक्टिकल गवर्नेंस चैलेंजेस अभी भी हैं। कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्पेस लॉ ना होने की वजह से क्या है कि इसरो को ही फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, रेगुलेटर के, सर्टिफायर के और प्रॉब्लम सॉल्वर के। तो ग्लोबली जो स्पेस सेक्टर है वो हायर लॉन्च फ्रीक्वेंसीज से मूव होकर जो है मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है।
कॉम्पिटेटिवनेस अब डिपेंड करती है आपकी कॉस्ट एफिशिएंसी कैसी है, प्रोडक्शन डेप्थ कैसी है, एक्सेस टू कैपिटल कितना है। तो बिल्डिंग और ऑपरेटिंग सच सिस्टम्स, उसके लिए हमें एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में डिक्लाइन देखने को मिला है कुछ टाइम से, तो ये एक तरह से हाईलाइट कर रहा है डिफिकल्टी लॉन्ग जेस्टेशन स्पेस हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स के लिए। तो सक्सेस जो है इंडिया के स्पेस एम्बिशंस का डिपेंड करेगा कि कैसे इंस्टीट्यूशंस इवॉल्व होते हैं इंडिविजुअल लैंडमार्क मिशन से को एग्जीक्यूट करने से लेकर रेजिलिएंट इंडस्ट्रियल सिस्टम तक। तो अब ऑफ कोर्स ये ट्रांजिशन जब हम अचीव कर लेंगे तो इंडिया जो है वो कॉम्प्लेक्स मिशंस भी रूटीनली अचीव कर पाएगा, क्योंकि उसका फोकस जो है वो इन मिशंस पर हो जाएगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी, साइंस एंड टेक के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट जो एनालाइज कर रहे हैं, पहली इमेजेस जो आई हैं वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी से, उन्होंने डिस्कवर किया है फास्टेस्ट स्पिनिंग एस्टेरॉयड 2025 MN45। तो ये वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी क्या है? चिली के जो है एंडीज माउंटेन्स में लोकेटेड है, जॉइंटली फंडेड है बाय यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जीज ऑफिस ऑफ साइंस। तो ये इसके 4 मेन साइंटिफिक ऑब्जेक्ट्स हैं, गोल्स हैं। अंडरस्टैंड करना नेचर ऑफ डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी, एक इन्वेंट्री बनाना एस्ट्रॉयड्स कॉमेट्स की और बाकी के ऑब्जेक्ट्स की, मैप करना मिल्की वे को, एक्सप्लोर करना बाकी के ऑब्जेक्ट्स को। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा भी यहाँ पर जो है वो लगाया गया है, और ये फास्टेस्ट स्लूइंग टेलीस्कोप है वर्ल्ड का। एक कॉम्प्रिहेंसिव इमेजेस ऑफ द नाइट स्काई देता है ये फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फेयर। अब 2025 MN45 क्या है? न्यूली डिस्कवर्ड एस्टेरॉयड, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वहीं पर लोकेटेड है। ये एक रोटेशन 1.88 मिनट्स में कंप्लीट कर लेता है, मतलब ये फास्टेस्ट स्पिनिंग एस्टेरॉयड है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी ने अपना 125th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है धनबाद झारखंड में, जो कि इनका हेडक्वार्टर है। तो ये एक रेगुलेटरी एजेंसी है, याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर नहीं आती है ये, ठीक है। मिशन इसका है कि इंप्रूव करना सेफ्टी, हेल्थ स्टैंडर्ड्स, प्रैक्टिसेस एंड परफॉर्मेंस इन द माइनिंग इंडस्ट्री। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर सेफ्टी, वेलफेयर और हेल्थ ऑफ वर्कर्स जो है माइंस के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमेन में आते हैं एंट्री 55 यूनियन लिस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, वाइमार ट्रायंगल। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया है इंडिया की पहली एंगेजमेंट इन द वाइमार ट्रायंगल, जिसमें कि फ्रेंच और पॉलिश काउंटर पार्ट्स होते हैं अलॉन्ग विद जर्मन रिप्रेजेंटेटिव्स। तो एक रीजनल पॉलिटिकल ग्रुपिंग है फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड की, जो कि जॉइंट डिक्लेरेशन इशू की गई थी जब वाइमार जर्मनी में तब बनाई गई थी। और इसमें जर्मनी और पोलैंड के रिकन्सिलिएशन के बाद फ्रांस इन्वॉल्व हुआ, और डायलॉग और पॉलिटिकल कोऑपरेशन स्ट्रेंथन करने के लिए इसको बनाया गया कि कैसे पोलैंड को नेटो में और ईयू में इंटीग्रेट किया जाए। अब फिर भी जो है, लेकिन वेमार ट्रायंगल का कोई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का इंडिजिनस LRASHM मिसाइल जो है वो डिस्प्ले होगा रिपब्लिक डे परेड पर। तो ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है जो DRDO ने बनाया है। ये आउट परफॉर्म करता है चाइनीज़ मिसाइल्स को, जो इसके काउंटर पार्ट हैं। और ये एंटी शिप रोल्स के लिए इसको बनाया जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसको बाद में लैंड अटैक वेरिएंट के लिए भी बनाया जाएगा। इसके अगर हम फीचर्स देखें, लगभग 1500 किलोमीटर की रेंज है, मैक 10 की स्पीड पर ऑपरेट करता है, और ये हाइपरसोनिक स्पीड्स पर ऑफकोर्स ऑपरेट करता है। तो इसको लॉन्च जो है लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स और नेवल वेसल्स दोनों से लॉन्च करने के लिए बनाया गया है, और ये केपेबल है कैरी करने के लिए वेरियस पेलोड्स इंक्लूडिंग बोथ कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर वॉरहेड्स। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, एम स्ट्राइप्स। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फॉरेस्ट स्टाफ जो इन्वॉल्व है सेंसस ऑफ टाइगर्स में और अनामलाई टाइगर रिजर्व में, वो एम स्ट्राइप्स ऐप का यूज़ करेंगे मॉनिटरिंग करने के लिए टाइगर्स की। तो एम स्ट्राइप्स एक सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है जो क्रिएट किया गया है असिस्ट करने के लिए पेट्रोल एंड प्रोटेक्ट टाइगर हैबिटेट्स। इसको NTCA ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर 2010 में लॉन्च किया था। अब इसके अंदर एक एनालिटिक इंजन है जो कि सेंट्रल डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है, और एक एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल ऐप है। GPS, GPRS और रिमोट सेंसिंग का यूज़ करता है ये। अब होता क्या है इसमें कि फॉरेस्ट गार्ड्स जो हैं वो पेट्रोल करते हैं अपने बीट्स को और रिकॉर्ड करते हैं ट्रैक्स को यूजिंग अ GPS, और उसके अलावा वो ऑब्जर्वेशंस भी रिकॉर्ड करते हैं साइट स्पेसिफिक डेटा शीट्स में, ठीक है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is opening monument conservation to private sector. This topic is important for your governance and art and culture section. So Government of India is set to allow private sector participation in the core conservation of protected monuments, which was a domain otherwise
monopolized by the ASI. The aim is to address capacity constraints, improve efficiency, and mobilize CSR funding for heritage conservation. Ministry of Culture will be impaneling private conservation architects and agencies through a RFP process, and over 20 private heritage conservation agencies from across the country have already applied for it also. And after empanelment, the corporate donors who are contributing to NCF will be allowed to directly engage conservation agencies of their choice. The conservation work will be undertaken within the ASI prescribed framework. How it will work? Those who have experience in conservation or restoration of centrally protected monuments under ASI will be applying for it, and then they must be having either the experience in this or the experience in heritage projects of PSUs, municipal corporations, or private palaces. Then the donors who are giving funds to NCF will be allowed to select impaneled conservation architects, and these architects or private agencies will be carrying out the execution of the projects under the guidance of or supervision of ASI. Okay, so ASI, what is happening is that ASI is responsible for conserving around 3,700 protected monuments, and because it is the sole agency, this led to slow project implementation. So government already established this NCF in 1996, and it has been funding about 100 conservation projects, and the corporate donors face difficulties because of weak compliance timelines, because ASI was the sole agency. Okay, government also initiated the adopt and a heritage scheme, but it was meant for tourist amenities only. For the first time, private donors are being allowed into core conservation work of monuments. Ministry has already identified 250 such monuments which will be requiring this conservation. And this is not unique to India. In fact, there are global best practices like in UK, US, Germany, Netherlands, but there are certain challenges and challenges as well. First is that transparent audit and periodic reviews of projects is required. We have to develop clear conservation guidelines and SOPs. We have to prevent dilution of ASI's authority. Capacity building and certification of conservation professionals is also required. Okay, so the next topic is ISRO's next phase. This topic is important for your science and tech section. India's space program is at a crucial juncture as the National Space Agency faces the challenge of sustaining high frequency complex missions at an industrial scale. So we have already launched the PSLV, GSLV, LVM-3. We have had successful lunar landing capabilities, dedicated solar observatory, advanced Earth observation, and these achievements reflect a shift from experimental missions to operational reliability. But sustained success has also raised expectations. As India is preparing for upcoming programs like the human spaceflight, advanced lunar exploration, and next generation launch vehicles, mission complexity is increasing rapidly. The programs demand higher launch frequencies, parallel project execution, and faster turnaround times. A limited number of launches in recent years have also highlighted constraints in testing infrastructure, manufacturing depth, and project scheduling. And when a delay happens in one mission, it often cascades into unrelated programs as well. The challenge underlines the need for greater industrial integration. The next phase of industrial in India's space journey requires a transition from mission-centric execution to system-level industrial performance, which involves separating design, integration, and operational roles more clearly and expanding the industrial supply chain. So, an industrial scale approach would allow routine missions to proceed independently of experimental or research oriented projects. It would also reduce dependence on a single institutional bottleneck, and this is essential for achieving long term goals. India's space sector has undergone liberalization in recent years, but the roles have been outlined only on paper. Practical governance challenges are still there because there is absence of comprehensive national space law. So the ISRO is often continuing to function as a default regulator, technical certifier, and a problem solver. Globally, the space sector is shifting towards higher launch frequencies, partial reusability, and rapid satellite manufacturing. So, the competitiveness also depends on cost efficiency, production depth, and access to capital. Uh, but there has been recent declines in private investment, there, which highlights the difficulty of financing long gestation space hardware projects. So, the success of India's space ambitions would depend on whether its institutions can evolve from individual landmark missions to functioning as a resilient industrial system. And once this transition is achieved, India will be able to deliver complex missions more routinely.
So the next topic is Vera C. Rubin Observatory. This topic is important for your science and tech section. Scientists who are analyzing the first images from the Vera C. Rubin Observatory have recently discovered the fastest spinning asteroid, uh, 2025 MN45. So this Vera C. Rubin Observatory is located atop the Chile's Andes Mountains. It is jointly funded by the U.S. National Science Foundation and U.S. Department of Energy's Office of Science. The observatory has four main scientific goals. First is to understand the nature of dark matter and dark energy, create an inventory of the asteroids, comets, and other objects in the solar system, map the Milky Way galaxy, and explore other objects. So it also has the world's largest digital camera. It is the fastest viewing telescope in the world, and it provides comprehensive images of the night sky, and it basically scans the sky of the southern hemisphere. So what is 2025 MN45? It is the newly discovered asteroid which resides in the main asteroid belt between Mars and Jupiter. It completes one rotation every 1.88 minutes. So the next topic is Directorate General of Mine Safety. This topic is important for your governance section. So Directorate General of Mine Safety has recently celebrated its 125th Foundation Day at Dhanbad, Jharkhand, which is its headquarters. It is the regulatory agency under Ministry of Labor and Employment. Remember that Ministry of Mines is not regulating this. Okay, so the mission of DGMS is to continually improve safety and health standards, practices, and performance in the mining industry. Under the Constitution of India, this particular domain falls under the central government and under the union list of and under Article 1 to, under 2 to 46. Okay. So the next topic is Weimar Triangle. This topic is important for your international relations. So India's External Affairs Minister has recently participated in the first ever engagement in the Weimar Triangle, which is a regional political grouping involving France, Germany, and Poland. It was formed by a joint declaration issued in the Weimar, Germany, which involves France in the German-Polish reconciliation, and it was meant to support Poland in its process of integration into NATO and EU. But still, Weimar's Triangle does not have any institutional structure. So the next topic is long range anti-ship missile. This topic is important for your security section. So India's indigenous LRASHM missile will be on display at the Republic Day parade, and it's a hypersonic glide missile developed by DRDO. It outperforms similar missiles like China's DF-17 in terms of range and technology. It is being built for anti-ship roles and may also evolve into a land attack variant. It has a range of about 1500 kilometers, and it operates at Mach 10 speed. It operates effectively at hypersonic speeds, ensuring accurate strikes against moving targets. So it is also capable of carrying various payloads, including both conventional and nuclear ones. It is configured for launches from both land-based platforms and naval assets. Okay. So the next topic is M stripes. This topic is important for your environment section. Forest staff who are to be involved in the census of tigers and other wild animals at Annamalai Tiger Reserve will be using the advanced M stripes app. Okay, so this is a software-based monitoring system created to assist patrol and protect tiger habitats. It was launched by the NTCA along with the Wildlife Institute of India in 2010. It has a central desktop software, which is the analytical engine, and an Android based mobile application which records the observations. It uses GPS, GPRS, and remote sensing. The forest guards patrol their beats and record their tracks using a GPS, and then they record their observations in the site specific data sheets also. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.